अरावली सिर्फ जमीन नहीं है, एक 2 साल पुरानी जियोलॉजिकल कहानी है। दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जो पहाड़ियां फैली हैं, वो प्री हिस्टोरिक टेक्टोनिक कोलिजन से बनी हैं, जब दुनिया का क्रस्ट अभी नया नया बन ही रहा था। अरावली ने थार डेजर्ट को गुड़गांव दिल्ली की ज़मीन तक आने से रोका, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, बायोडायवर्सिटी को संभाला और लाइन ऑफ पीक के नाम से पिछले हजारों सालों से लोगों के जीवन से जुड़ा रहा। लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने डिसाइड किया है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाला हिल्स को ही अरावली माना जाएगा और बाकी सबको लीगल प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। सवाल सीधा है, क्या हम अपनी इकोलॉजिकल हेरिटेज को एक न्यूमेरिकल कट ऑफ से डिसाइड कर सकते हैं? क्या हिस्ट्री, जियोलॉजी और इकोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रेशर और रियल एस्टेट लॉबीज की डिमांड्स हैं? आज हम ये सवाल उठाते हैं हेरिटेज, साइंस, सर्वाइवल वर्सेस सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए। इस जजमेंट की साइंटिफिक वैलिडिटी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इकोलॉजिकल कॉस्ट को हम एक्सपोज करेंगे। आप सुन रहे हैं द चाय डेली पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.पी. बलवान, हु इज अ रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर known for his strong advocacy for Aravalli Hill conservation, challenging government policies and authoring books on bureaucracy like Bureaucratic Decision, a Complicated Process. Often speaking as Swami Gayanand Saraswati after taking voluntary retirement in 2009. He has been involved in high-profile environmental cases, opposing projects like the Aravalli Safari Park, and has written extensively on corruption and governance in India. We also have Vishali Rana on the panel today. She is among the region's most active voices for the environment, whose work has shaped public policy and forced authorities to recognize ecological rights. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट कल्पना सिंह और आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ द चाय डेली पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास मुद्दे के बारे में जो आपने भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता हुआ सुना होगा, सेव अरावलीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। और हम शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से और जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र अरावलीज को लेके, अरावली के साथ जुड़ा रहा है, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसमें मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई 1990 में यहाँ गुड़गांव। वहाँ से मैं आरंभ कर सकता हूँ। उस समय अगर थोड़ा पहले जाएं तो गुड़गांव में फरीदाबाद, मेवात, पलवल ये चारों मिलकर एक ज़िला होता था। बहुत बड़ा ज़िला था। ब्रिटिश पीरियड में रेवाड़ी भी एक तहसील थी। तो तब हम यहाँ आए तो उस टाइम मैं वर्ल्ड बैंक से एडिड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में काम किया और कुछ समय के लिए टेरिटोरियल। उस टाइम सरकार का और कॉलोनाइजर का जोर आरंभ हो चुका था और जब मैंने एक बहुत बड़े कॉलोनाइजर के फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन रोक दी 1990 में, तो मेरी 5 महीने में बदली कर दी, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसीलिए कि मैं वहाँ गया। उस टाइम 3 कॉलोनाइजर होते थे, यूनिटेक और डीएलएफ और एक और था। तो जैसे कि एक समस्या ये थी कि पंचायत लैंड और कम्युनिटी लैंड जो है, क्योंकि जो अरावली पहाड़ हैं उसमें 96% ज़मीन लगभग कम्युनिटी लैंड या पंचायत लैंड, प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम है। दूसरी बात इसमें जो जनता भी नहीं समझती, क्योंकि जनता रजिस्ट्री कर लेती है, ज़मीन खरीद लेती है पंचायत के से, ये नहीं समझती कि कानूनी पहलू क्या है। ब्रिटिश पीरियड में गुड़गांव ब्रिटिश पार्ट का हिस्सा था, रेवाड़ी तक। और उस समय अंग्रेज, कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन पर्यावरण बचाने में वो बहुत समझदार थे, बहुत एक्ट लाए। और बाकी हिस्ट्री छोड़ते हुए मैं जाता हूँ 1900 में एक PLP है जिसको हम कहते हैं पंजाब लैंड प्रदूषण एक्ट, पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 पास हुआ शिमला में वायसराय के साथ।
और उसमें मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने लिखा उसमें ना, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये दिया ढूंढ के, कि 1872 तक क्या थे कि ये ज़मीन सरकार के संरक्षण में थी। एक एक्ट आया, उसके बाद ये ज़मीन कम्युनिटी और पंचायत को दे दी। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा 1872 से 1900 तक बहुत सारे पहाड़ शिवालिक के, क्योंकि उधर पंजाब का एरिया अंग्रेज़ों के पास था, शिवालिक एरिया के पास था, और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी उस टाइम उनके पास था। जब उन्होंने देखा कि जैसे ही पंचायत और कम्युनिटी को ट्रांसफर हुआ, लार्ज के पेड़ काट लिए या चराई से नष्ट हो गए जंगल, और भू कटाव बहुत बढ़ गया। अब लोगों को समझने की बात इसमें यह है कि ये कानून रिजर्व फॉरेस्ट के लिए नहीं आया, ये कानून प्राइवेट भूमि के लिए आया, जो निजी मलकियत थी, जो लोग कोर्ट में जाके शुरू करते जी मेरी जमीन है मैं कुछ भी करूं। ये कानून आया ही प्राइवेट भूमि के लिए था, निजी मलकियत के लिए था। क्यों आया? क्योंकि अगर आपकी निजी भूमि में पानी से भूमि कटाव होगा, या आंधी बहुत चलती थी, जो टिबे सैंडून जिसको कहते हैं, हम टिबे कहते हैं हरियाणवी में जी। वो टिबे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और खेत के खेत नष्ट हो जाते थे। तो लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो या नष्ट न हो, इसलिए उनके संरक्षण, भू संरक्षण के लिए और भूजल संरक्षण, पीने का पानी, उन दिनों वाटर सप्लाई ये तीन कुओं से वही होता था। करेक्ट। तो जब सरफेस पे भू कटाव रुकेगा तभी नीचे पानी जाएगा, भू संरक्षण होगा जल का। बिल्कुल। तो इन दोनों के लिए ये एक्ट आया। अब यहाँ पर जो गुड़गांव में यहाँ जो मेन समस्या क्या होगी, लोग उस कानून को समझते नहीं। अब देखिए जब 1900 में कानून आ गया और 1947 में हम आज़ाद हुए, हम भूल जाते हैं 47 के बीच के रिकॉर्ड बहुत कम अवेलेबल है आज़ादी मूवमेंट। लेकिन 1947 के बाद का जो 1948 का नोटिफिकेशन हुआ आज़ादी के बाद, जब हम पंजाब का हिस्सा थे, उसमें बड़ा पूरा गुड़गांव जिला उस समय का, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ना, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात सब शामिल है गुड़गांव। उन्होंने इस क्षेत्र को सेक्शन 4-5 में बंद कर दिया, नोटिफाई कर दिया। क्या उस टाइम आंधियां चलती थी, तो आंधी वाले क्षेत्र, जैसे आंधी के वजह से भू कटाव, जैसे अरावली के नीचे लोएस्ट डिपोजिट जिसको सैंड्यून, या आजकल वो कहते हैं कि भाई नीचे के भूड है, लोकल भाषा में यहाँ भूड कहते हैं, हम उसको टेक्निकली लोएस्ट डिपोजिट कहते हैं, क्योंकि वो सैंड्यून से थोड़ा अलग है, बारीक मिट्टी है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है और न्यूट्रेंट नहीं है। सैंड्यून में फिर भी न्यूट्रेंट आते हैं, तो उसमें अलग तरह के पौधे लगते हैं, अलग एक वो अरावली का अलग इकोसिस्टम है, सब सिस्टम बोलते हैं इकोसिस्टम का। तो उसमें लोगों का समझने की बात यह है कि वो उस नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करते हैं, और उस नोटिफिकेशन के बाद 48 के बाद जो 25 साल के लिए बंद हुआ, हर नोटिफिकेशन की एक्सपायरी डेट से पहले दोबारा नोटिफाई होगा एरिया। उसमें क्या होता है, जनता को समझने के लिए, कोई क्षेत्र इरोजन प्रोन आइडेंटिफाई होता है, तहसील, ब्लॉक, सम क्षेत्र, उसको हम सेक्शन 3 में बंद करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ PLPA वो क्या कहते हैं कि भाई ये पूरा क्षेत्र भू संरक्षण से प्रभावित है, इरोजन प्रोन है, और इसमें पानी की दिक्कत हो सकती है। तो उस समय ये सारे जिले सेक्शन 3 में बंद हो गए। अब जो सेक्शन 4 और 5 फॉलो करता है, तो वो कहता है कि जो सेक्शन 3 में जब जो क्षेत्र बंद हो गया, उसका स्टेटस, टेक्निकली स्टेटस, प्रैक्टिकली लैंड यूज पैटर्न आप बदल नहीं सकते विदाउट परमिशन ऑफ 4 में DFO और 5 में DFO की परमिशन से भी नहीं। तो उसका मतलब क्या था कि जब ये सेक्शन 3 में नोटिफाई होगा एरिया, तो उस टाइम ये जंगल था, तो आज तक वो जंगल ही माना जाएगा, चाहे वो आपकी अपनी जमीन है, चाहे किसी ने खरीद ली हो, चाहे 20 बार खरीदी हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डाला था अनंतपुर वालों ने, हम तो पूछते नहीं मालिक है, ये डाला था, पहले फरीदाबाद था, पलवल हो गया, ये वो, ये टेक्निकलिटी का कोई प्रभाव नहीं होता। आपकी तहसील बदली, जिला बदला, ओनर बदला, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है।
ये पब्लिक को समझना चाहिए। जो ज़मीन खरीदते हैं मेरे पास आते थे, मैं बताता था कि भाई अगर सेक्शन 3 में बंद है उस टाइम से आज तक, तो आप जंगल था तो जंगल, खेती कर रहे तो खेती, शहर था तो शहर है। सरकार, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए 2021 में एक नकली एफिडेविट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जी ये तो सेक्शन 3 मानने से तो गुड़गांव शहर खत्म हो जाएगा, अस्पताल, ये वो गलत था। सर वो ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, क्योंकि आम जनता को समझ नहीं आएगा कि सेक्शन 3 में कैसे गुमराह किया हाँ, गया। वो सरकार ने ऐसे गुमराह किया ना। मैं जब यहाँ कंजर्वेटर था तो मेरे पास भी आते थे, बोला देखो जी पटौदी में खेती हो रही है, वहाँ तो आप नहीं रोक रहे, अरावली में यहाँ रोक रहे। वो मैंने कहा देखिए, अब मान लो कोई गांव था सेक्शन 3 में बंद था और उस टाइम खेती हो रही थी, तो खेती अलाउ करेंगे। मैं आई कैन नॉट स्टॉप दैट, करेक्ट, अनलेस अनटिल देयर इज नीड इन सेक्शन 5। और जो खेती हो रही थी उस जमीन में भूख हड़ताल इतना नहीं कि मैं एज कंजर्वेटर उसको कहूँ कि नहीं मैं सेक्शन 3 में बंद करूँगा। आई एम नॉट ऑटोक्रेट, आई हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड लॉ। तो कानून के अनुसार जो जमीन जिस समय जो प्रयोग था वो प्रयोग नहीं बदल सकते। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में यही बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट का झूठा एफिडेविट, गुमराह करने वाला एफिडेविट है, जो हमारे हक में फैसला आया 21 जुलाई 2022 को। तो ये लोगों को उसमें जो सारे इश्यू थे, मेरी जो किताब लिखी अरावली इकोसिस्टम मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें ये जितने सवाल जवाब है पब्लिक के वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पब्लिश हो चुकी है। तो मैंने ये सारे इशू उसमें एक्सप्लेन किए हैं। पब्लिक को जो पॉडकास्ट से समझाने की ये बात है, जो फार्म हाउस की ज़मीन खरीदते हैं, अब ये कहो कि अरावली में फिर ये लोग खरीद कैसे रहे। ऐसा है कि मैंने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर, इंडिया हुज हू, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब ने तो खरीद रखी है, जो कि मैं नाम से जानता था। बिल्कुल। जो लेपर्ड ट्रेल जो सर एरिया है, अब बहुत पहले मतलब जब ये स्टार्ट ही हुआ था, बना ही था, तो वहाँ पे बिल्कुल ही वो रूरल था। मतलब अब अगर आप अभी जाएंगे तो लोगों ने फार्म हाउस की बाउंड्री करा ली है, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। नहीं, वो गलत है। रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं, दारू का ठेका आ चुका है, और अभी शायद एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है काफी बड़ा। आई थिंक वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है, जैसा लग रहा है मुझे। अरावली में जो काम था, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इलीगल है, क्योंकि बंदिश देखिए, पहला जो सेक्शन 4A में जो कहता है कि यू कैन नॉट ब्रेक द लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने 14/5 में भी ये बात कही, 11/9/18 में भी कही, और 22/7/22 में भी ये बात कही। फंडामेंटल क्या है PLPA में, हमारे इस कानून में है कि फंडामेंटली यू कैन नॉट ब्रेक द लैंड। कोई भी काम ब्रेकिंग लैंड वगैरह होगा नहीं, यू कैन नॉट कट द प्लांट। अब वहां पर रस्ते में भी हम कर रहे थे बात, अब DFO हैज सम पावर टू परमिट, आइदर सेक्शन 3 में बंद होने के बाद वो देखता है कि भाई ये खेती के लिए जरूरी है, तो फॉर कल्टीवेशन और डोमेस्टिक बोनाफाइड यूज टू इनहेबिटेंट। अब देखिए कानून में, सुप्रीम कोर्ट में गए तो कानून में यही इंटरप्रेट किया उन्होंने, इनहेबिटेंट वर्ड है। इनहेबिटेंट कौन है? जो वहां के मूल वासिंदे हैं। फार्म हाउस जिसने खरीदा वो तो इनहेबिटेंट नहीं है, तो खरीद के आ रहा है, तो वो उसको DFO परमिशन नहीं दे सकता। वो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जो 4 जजमेंट बताए इनमें साफ किया है कि DFO हैज लिमिटेड पावर। अच्छा, फिर उसमें कंडीशन क्या लगाई है? इनहेबिटेंट को बोनाफाइड डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर यूज। फार्म हाउस वाले कॉलोनाइजर हैं, उनका एग्रीकल्चर यूज नहीं है, दे आर नॉट लिविंग हियर, तो बोनाफाइड डोमेस्टिक यूज भी नहीं है। इसमें मैं मेरी कहानी बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग लगेगी पब्लिक को। मैं यहाँ DFO था, केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर से फोन आया कि भाई आपने अमुक अमुक कॉलोनाइजर के फार्म हाउस तोड़ दिए, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया है। सरकार कौन से साल की बात है ये सर? साल जानबूझ के नहीं बता रहा। अच्छा। नहीं तो पार्टी का पता लग मैंने जानबूझ के ही पूछा था आपसे। मैं DFO था जब यहाँ जी, तो PC से भी घबरा गया, फोन करा, बलवान मैंने कहा क्या है, मैंने फिर फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है ये एड्रेस है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच जाओ। आप थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा लगाओ। तो मेरी किताब में ये कहानियां मैंने लिखी है, सारी कहानियां मेरी किताब में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर पब्लिश कर दी है। कौन सी बुक है सर, नाम भी बता दें। मेरे किताब का नाम है करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी इनसाइड स्टोरीज। ओके,
पिछले से पिछले साल पब्लिश हुई थी, ये दूसरी किताब थी करप्शन जी, पे। जी, तो मैं गया वहाँ पर, मालिक जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके पीएमओ ऑफिस में बैठे, डिप्टी पीएमओ में 2 बैठे, का पीएस बैठा। मैं गया तो शक्ल तो मैं जानता ही था क्योंकि वो मिलने के लिए तरसते थे, मैं मिलता नहीं था उनसे। तो बैठे, आते ही क्या उनके शब्द थे, देखो जी बलवान हमें तंग कर रहा है, और वहाँ तो रोज़ सैकड़ों लोग तो हेड लोड ले जाते हैं, उनको तो ये जुर्माना नहीं करते, हमारा तो ये अरेस्ट कर लेते हैं, तोड़ाते हैं। कुलिट, मैंने कहा वो इनहेबिटेंट है, वो उनकी एसेंशियल लीड है, और हम पिछले 100 साल से अरावली उनके चारा और जलावन लकड़ी के लिए अरावली बचा रहे हैं। हम जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण उनके लिए बचा रहे हैं, और दे हैव देयर राइट्स इन देयर कम्युनिटी लैंड। सूखी लकड़ी ले जाने का उनको राइट है, डीएफओ परमिट करके। और मैंने कहा, वो इशारा करते हुए पावर में कुर्सी में बैठा, मैंने कहा जी आप कहो इनको ये कल वहाँ रहने लग जाए झुग्गी बना के, कॉलोनाइजर साहब, और 1 हेडलोड में अलाउ कर दो इनको। ये आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं? डिप्टी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, सीएम नहीं। मैंने ये कहा, मेरी किताब में लिखा है, मैंने कहा आई विल अलाउ इफ ही स्टार्ट स्टेइंग देयर, लिविंग देयर एज ए स्पेशल पावर ऑफ डीएफ, आई विल अलाउ। ही वाज साइलेंट। मतलब समझने की बात यह है कि भाई आप लोग या फॉरेस्ट के अफसर भी इस बात को नहीं समझते हैं। और फिर 14/5 को एक कॉलोनाइजर गया सुप्रीम कोर्ट ने, देखो उसने कहा जी मैं तो ब्रेकिंग कौन से साल में से? 14/5 2008 को जजमेंट आया, वो गया तो 2007 में था। फरीदाबाद के कॉलोनाइजर जो कांत इनक्लेव वाले केस में आई थी, जब मैंने उसके साथ ही 5-6 थी, तो उसमें से बड़ा साफ कहा, उसने कहा जी मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो सॉइल कंजर्वेशन कर रहा हूँ बिल्डिंग से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा, देखे यू आर कॉलोनाइजर, पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इंडिया कैन बाई, you are not permitted, you are not entitled, and DFO has no power to give you permission to cut the trees. I have one thing to add to this, and I have मेरा एक नाम सवाल नहीं है। लोगी किसी का, नहीं, नाम किसी का नहीं लोगी, पर एक सवाल है ये, क्योंकि ये हम हाल फिलहाल में हमने इससे डील किया है, और हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी इसके लिए गए, और ये तो काफ़ी अखबारों में भी छपा है, और लोगों ने इस एरिया, जैसे मैं बात कर रही हूँ जिनपैक के पीछे जहाँ डीएलएफ का प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोटेस्ट किया था लोगों ने फॉरेस्ट मिनिस्टर के घर के बाहर। और ये वो जो लैंड उन्होंने जहाँ पे ये कॉलोनाइजर घर बना रहे हैं, मतलब ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये 50 से 100 करोड़ रेंजिंग वाले जो हैं, ये जेनपैक के आगे की तरफ। तो वहाँ पे जब हमने इस बारे में लिखना शुरू किया, और हमने डीएफओ ऑफिस में और सीएफ ऑफिस में, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के ऑफिस में लिखना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि जी ये लैंड पीएलपी सेक्शन 4(5) में बंद नहीं है, ना ही अरावली नोटिफिकेशन के अंदर है, तो ये उनकी प्राइवेट पर्सनल लैंड है, तो वो उस पर क्या उस लैंड का इस्तेमाल भी ना करें और अपनी वहाँ पे बिल्डिंग, अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट भी रोक दें। तो हमने बोला लेकिन वहाँ पे आपने इतने सारे पेड़ काट दिए, उसकी 100% ग्रीन कैनोपी थी, वहाँ पे रिकॉर्डेड वाइल्ड लाइफ है, हाइनास से लेके जैकॉल्स, गोल्डन जैकॉल से लेके आपके लेपर्ड्स वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं सर। तो हमने बोला कि जब वहाँ पे इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे वाटर होल्स हैं, और मतलब रातों रात इधर 2,500-3 हज़ार पेड़ कट गए वहाँ पे, तो अगर वो बिल्डर उस जगह पे प्रोजेक्ट बना रहा है, तो कोई ऐसा कानून या ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ का जो डैमेज हो रहा है उसको वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन के लिए कुछ किया जाए, या फिर इतने सारे पेड़ जो 100% कैनोपी है, अगर वो अरावली नोटिफिकेशन में भी बंद नहीं है, या सेक्शन 4(5) में भी बंद नहीं है, तो डीम फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा सर उसको? और नहीं, आपका सवाल कई हिस्से हैं। हाँ। पहला सवाल तो यह है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड जब सेक्शन 3 में, देखिए एक होता है सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4, एक जनरल सेक्शन 4, एक स्पेसिफिक सेक्शन 4। तो जनरल सेक्शन 4 पूरे एरिया के लिए, तो उसमें प्राइवेट लैंड पे कोई भी खेत का मालिक, घर का मालिक डीएफओ की परमिशन बगैर पेड़ नहीं काट सकता। तो उस जमीन जो सेक्शन 3 में बंद थी उस पे डीएफओ की परमिशन चाहिए, एक बात। दूसरा पहलू यह है कि डीएफओ किसको परमिशन दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। तीनों जजमेंट पढ़ लीजिए, 14/5/2008, 11/9/2018 और 22/7 या 21/7/2022। तीनों में ये बात क्लियर वर्ड्स में कही है सुप्रीम कोर्ट में, डीएफओ हैज नो पावर टू इश्यू परमिशन फॉर कटिंग ट्री फॉर टॉम्स एंड जेरी, इट इज
ओनली आई एम रिपीटिंग, ओनली फॉर इनहेबिटेंट। बाद में ओनर ऐड किया अमेंडमेंट में, चलो ओनर मान लिया, बट वो कंडीशन यूं की यूं है फॉर द पर्पज ऑफ बोनाफाइड डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर पर्पज। तो 2 यूज के लिए डीएफओ दे सकता है। अब कॉलोनाइजर का न तो बोनाफाइड डोमेस्टिक यूज है और न उसका एग्रीकल्चर है, तो डीएफओ हैज नो पावर टू इश्यू परमिट फॉर कटिंग ऑफ ट्री फॉर कॉलोनाइजर, फार्म हाउस ओनर और एनीबडी आउटसाइडर हु हैज परचेज लैंड इन दी अरावली। ओके, ये बड़ा क्लियर है, पब्लिक समझ ले, जी। आप भी समझ जनता को पता नहीं, लेकिन नहीं अक्सर इसका मिसयूज करते हैं या यूं कहिए। देखिए मैं बड़ा ऑनेस्टली कहता हूं, जब मैं भी ये डीएफओ 90 में था, मेरे को भी इस इंटरप्रिटेशन का नहीं पता था। और जब मैंने ये जजमेंट आया और मैंने महकमे में हंगामा मचाया, तो पीसीसीएफ मेरा आया यहीं किसी बड़े कंपनी का, मैंने रोक दिया था। वो कहना बलवान हम भी रहे हैं सीएफ, हम भी डीएफओ, हमने तो यूज नहीं किया। मैंने कहा जी मैंने भी यूज नहीं किया 90 में, नाउ इट इज वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 1990 से माना, तब ये इंटरप्रिटेशन हम क्लियर नहीं थे। क्यों? पहले पीएलपीए में बड़ा सीरियसली डीएफओज नहीं सोचते थे। अब सुप्रीम कोर्ट में इतने केस गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, उसके बाद तो डीएफओ बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाउंड है ना, वो अपनी मर्जी यूज नहीं कर सकता। एंड ही कैन नॉट इश्यू परमिशन फॉर टॉम एंड जेरी एनी आउटसाइडर। आपका उत्तर हो गया। हाँ, कि पर मैं ये सोच रही थी जब डीएफओ के पास वो पावर नहीं है ऐसे देखो पावर ब्यूरोक्रेसी की आप बहुत गलत सोच रही है। ब्यूरोक्रेसी का नाम इस चीज का है जो कुछ भी लपेट ले, कुछ भी इंटरप्रेट कर दे, कैसे भी घुमा दे। मेरा सवाल तो ये है कि तो उस कॉलोनाइजर बिल्डर ने रातों रात 2,500 से 3,000 पेड़ और रात को काट होंगे। मैं उस चीज पे किसी पे नहीं जाता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इज नमन फॉर मैनिपुलेशन। जो आप रास्ते में बात कर रही थी कि पिछले 30 साल 35 साल से क्यों हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी तो सब बदली है, यहाँ नाम नहीं लूंगा, चेंज होते रहे, 30 साल में आए तो पॉलिटिशियन को तो आते ही नहीं पता था, यहाँ हेर फेर कर किसने कनेक्शन बिठाया? ब्यूरोक्रेट ने। ब्यूरोक्रेट मोटी रकम लेता है, अरावली इज गोल्ड माइन, नोट प्रिंटिंग मशीन है, वो मोटी रकम लेता है, फिर उसको कहता है अच्छा पॉलिटिशियन के पास जाए इसको, और ताकि मैं प्रोटेक्ट रहूं। तो मतलब वो पॉलिटिशियन से कहा देता है, फोन आ गया तो करने शेयर ले लेता है और ब्यूरोक्रेट अपना ले लेता है। तो हम इस पॉइंट पे चैलेंज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं किसी कॉलोनाइजर बिल्डर। मेरी किताब में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैरा दिए हैं, वो पढ़िए, उसे चैलेंज कीजिए। आप जजमेंट को कोर्ट कीजिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, यू आर फ्री। मेरा नहीं इंटरप्रिटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। राइट। इट्स नॉट आरपी बलवान, इट इज सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन। बट सर अभी रिसेंट जो भी वर्डिक्ट आया उसमें क्या हुआ, मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्डिक्ट, बिकॉज दिस इज टोटली opposite of what we have been hearing in the last so many years. देखिए ये बड़ी डाइसी स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट में माफिया, लैंड माफिया या माइनिंग लॉबी या सब मेरे लिए लैंड माफिया, माइनिंग लॉबी, कॉलोनाइजर, फार्म हाउस ओनर, ऑल आर लैंड माफिया। कोई भी सबका सही इंटरेस्ट नहीं है, सबका मनी मेकिंग। किसी ने आवाज़ उठा दी जी अरावली का बहुत साल पहले 100 मीटर तक राजस्थान कर रहा है, 100 मीटर। कोई भी इकोसिस्टम, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अरावली की जो इकोसिस्टम है, जो दिल्ली कैंपस से लेके गुजरात तक फैला है, बॉम्बे हाई तक धरती के नीचे है। इस बीच में जो आप सारी पहाड़ियाँ देखते हो अरावली नहीं है। राजस्थान में विंध्यन भी हैं, वेस्ट में जोधपुर में अलग पहाड़ियाँ हैं, गुजरात में कच्छ के में अलग पहाड़ियाँ हैं। तो वो सारे पहाड़ अरावली के नहीं हैं, क्योंकि कल कुछ दिन पहले मेरे पास आया जी बूंदी छोड़ दिया उन्होंने, ये मैंने कहा वो अरावली नहीं है। एज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अरावली इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ओल्डेस्ट जैसा शुरू में हुआ था वो 2.5 से 3 बिलियन ईयर, मतलब हम इसको 2500 मिलियन ईयर से लेके 800-900 मिलियन ईयर तक फॉर्मेशन हुई है। जो लेटर है वो इंट्रूजिव है, ग्रेनोटाइट या ग्रेनाइट इंट्रूजिव है। हरियाणा में जैसे डोसी पहाड़ है, बिहानी में तोसा में रायोलाइट इंट्रूजन है, वो लेटर ऑन एज के हैं, लेकिन वो अरावली का ही पार्ट है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया था जी उनको छोड़ दिया जाए, वो छूटे नहीं जा सकते। मैं बड़ा क्लेरिफाई करता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट का ये पहलू माइनिंग डिपार्टमेंट का गलत था। आगे भाई इनको जो बाद के इनको अरावली से बाहर कर दो, ये अरावली का हिस्सा है, अरावली की रोक से आए। ब्रिटिश पीरियड से एक हमारी संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भूगर्भ विज्ञान या भूगर्भवेत्ता जो पूरे इंडिया का ये देखते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड से जो लिटरेचर है
पास्को या इंटरनेशनल लिटरेचर पब्लिशर्स सब ने उनको अरावली का हिस्सा माना है, क्योंकि वो जब इंट्रूजिव आए नीचे से, धरती गर्म हुई और इंट्रूजिव आए तो अरावली के रॉक के ही है ना, उन्हीं को मेल्ट करके ऊपर लाए वो जी। तो वो पार्ट ऑफ अरावली है, क्योंकि अरावली में 5 टेक्टोनिक अपहीवल आए हैं, कोई 4 कहता है लेकिन 5 मोटे मोटे डिफरेंट एज में। टेक्टोनिक अपहीवल क्या है कि ये जो हमारी धरती है, हर साल हमारी जो इंडियन प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट की तरफ खिसक रही है, लगभग 2.5 से 2 से अब भी खिसक रही है, और हिमालय हर साल 2-2.25 सेंटीमीटर उठ रहा है। और उस टाइम जब टेक्निकल अपहीवल आए पृथ्वी के, जब शिफ्ट कर रही है प्लेट, तो इसमें डिफरेंट पीरियड में आए, तो ये अरावली फॉर्मेशन जैसे पहले उठा था जो 3 बिलियन या 2.5 मिलियन पहले था, वो इरोड हो गया मिलियन ईयर्स में। आप यहाँ सुनने में तो बहुत छोटा लगता है यार, वो क्या था 3 मिलियन से 2.5 मिलियन, अरे वो 500 मिलियन ईयर बहुत बड़ा पीरियड होता है, लाखों लाखों करोड़ों साल है। तो उनमें इरोजन होके वो फिर गया, जमा हुआ, फिर टेक्निकट आई, फिर बना। इसलिए इन डिफरेंट जो आए उसमें मेटामॉर्फिज्म हुई, जिसको हम पॉलीमेटामॉर्फिज्म कहते हैं, एक से अनेक बार, और फोल्ड हुए, इसलिए पॉलीली मेटामॉर्फोज अरावली को हिल्स कहते हैं। जो फोल्ड जब मतलब मुड़ गए, क्योंकि जब वो धरती इधर जा रही थी प्लेट, तो जो चट्टानें टकराई तो जैसे यूं थी तो यूं हो गई, मूड फोल्ड हो गए, तो ऐसे वो पॉलीफोल्डिंग पॉलीमेटामॉर्फिज्म है। कितने फेस आए उसको साइंस है, विद्या है, हम उनको स्लाइड में देखते हैं कि भाई कितने फेज आए इसमें। तो वो जो धारियाँ होती हैं चट्टानों की मुड़ने की, वो बताती हैं कितना फोर्स आया और कितने टेम्परेचर पे मेटामॉर्फिज्म हुई, और कितना, ये साइंस है, भूगर्भ साइंस में हम पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी हैं। तो आम लेमन के लिए है, या क्या पता इनको, कोई कहेगा अरे आप तो मार रहे हो सट्टा, भाई क्या पता इतने करोड़ साल पहले क्या हुआ था। वो जो जियोलॉजी की टू पास्ट, प्रूवन साइंस है वो तो। नहीं जियोलॉजी की टू पास्ट इंटरनेशनल किताब में लिखा है, और पास्ट को स्टडी करने के अध्ययन है। पुराना क्लाइमेट, पेलियो क्लाइमेट भी स्टडी होता है, हर चीज के मेथड्स हैं जिनको इंटरनेशनली करते हैं। तो ये एक अरावली का सेटअप रहा, और उसमें उसको अरावली से आप बाहर नहीं कर सकते। आपका सवाल क्या था? कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो अचानक से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हुआ? तो ये जो राजस्थान में माइनिंग, क्योंकि हरियाणा में तो कोई प्रेशियस मिनरल बहुत ज़्यादा है नहीं कोई भी, गुड़गांव फरीदाबाद में तो केवल बिल्डिंग मटेरियल है। नारनौल एरिया में कॉपर और ये वो बेराइट, देर आर मिनरल, मेरी किताब में लिखे देर आर सम आयरन डिपॉजिट्स नारनौल एरिया में हैं। तो वहाँ बहुत छोटे डिपॉजिट हैं, कमर्शियली वाइबल वो नहीं है, अच्छा, मिनरल के। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब जो यहाँ कॉलोनाइजर का दबाव, माइनिंग का लॉबी का दबाव, राजस्थान में रेयर मिनरल्स, प्रेशियस मिनरल, एटॉमिक मिनरल सब मिलते हैं। तो उन्होंने कहीं किया कि भाई 100 मीटर पे हम माइनिंग करेंगे, जो चल रहा था इससे उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट में सुरा या जो भी कहो छोड़ दिया, और आउट ऑफ वे इसको आउट ऑफ प्रपोर्शनेट ब्लो कर दिया, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि देखिए अरावली एक इकोसिस्टम है, परिस्थिति की जिसको हिंदी में बोलते हैं, और अरावली का इकोसिस्टम 100 मीटर हाइट, 200 मीटर हाइट से कोई परिवर्तन नहीं होता। माउंट आबू इसकी हाईएस्ट पीक है, उस पर भी ऑलमोस्ट यही है, एक्सेप्ट फ्यू स्पीसीज, वही वाइल्ड लाइफ जाती है। आप यहाँ की लोकल पहाड़ियों पे चाहिए, आप नीचे देखिए, टॉप पे देखिए, वही स्पीसीज है, वही वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम है। अरावली का सैंड ड्यून का एक सब सिस्टम है। इवन अरावली में गैप है जो इरोड होगी वैली जी, बीच बीच में, तो कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर का गैप है, उसमें भी वही इकोसिस्टम है, वही पेड़ है, वही जीवन है। एक हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ का सर्वाइवल क्या है। जो ऑर्गेनिज्म है लाइफ का, वो एक प्रकार का यहाँ के रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एक्सपोजर टू सन से कनेक्ट होता है। सन रेज जो होती है वो फूड परिमोशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर सनरेज नहीं हो, या हीट जिसको कहें, या एनर्जी कहें, जो सिस्टम में रिएक्शन में आती है वो सन से आती है। और पानी नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म नहीं चलेगा, इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जरूरी है, रेन वाटर जरूरी है। तो इन सब को समझने के लिए एक ये सिस्टम, इकोसिस्टम जो बनता है, वो अरावली का सारा एक है। अगर आप 100 मीटर पहाड़ी बीच में काट दो तो सारा इकोसिस्टम फ्रेगमेंट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये जो इकोसिस्टम इतना सेंसिटिव है कि एक बार नष्ट होगा दोबारा नहीं बनेगा। क्यों?
कि यहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। जैसे हाई रेनफॉल जोन में होता है, आपने एक बार सारे पेड़ काट दिए तो फिर आ जाते हैं अगर नीचे। यहाँ कई फैक्टर है लिमिटिंग। एक तो सॉइल डेप्थ, पहाड़ पे कहीं सॉइल नहीं है, कहीं कहीं प्लेटो पे टॉप पे 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सॉइल है, स्लोप पे बिल्कुल नहीं है, कहीं 45। तो एक तो सॉइल डेप्थ नहीं है कि रूट को होल्ड कर सके, फिर मॉइस्चर नहीं है, रेनफॉल यहाँ इरेटिक है। इस इकोसिस्टम में होगी तो मानसून में बहुत ही एकदम सडन होगी, स्लो पावर से सब बह के चल जाता है, अब्जॉर्प्शन नहीं है। और टेम्परेचर समर का हाई और विंटर का हाई। समर का इतना है कि पत्ते जल जाते हैं पेड़ों के, और विंटर में इतना है कि सब मर जाते हैं। तो यहाँ पर वही स्पीसीज नेचर में अडेप्ट हुई है, सर्वाइव की, जो इन एडवर्स कंडीशन में अडेप्ट कर ले अपना। अडेप्ट कैसे किया? देखो यहाँ छोटे पत्ते वाले पेड़ हैं, क्यों? इवापोट्रांसपिरेशन लॉस कम होंगे उनसे, पानी जो पत्तों से वाप बने कीकर टाइप वो कम होगा, कीकर टाइप जैसे है ना। इसलिए जो ये कई कहते हैं हमारे फॉरेस्ट भी हम ये लगा देंगे, सब बकवास है, झूठ है। दे कैन नॉट सस्टेन, दे कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज न तो सॉइल डेप्थ है न रेन वाटर। बोला जी टैंकर से ले आएंगे, कितने दिन लाओगे? और जो ब्रॉड लीव या जिनका है आप लगाओगे, उनका रूट स्ट्रक्चर फैलने के लिए भी जगह चाहिए, सॉइल चाहिए, वो सॉइल भी नहीं है। तो इस सिस्टम में बहुत हार्डी स्पीसीज है जो सेलेक्ट है, जो लोकल जिंदा रही हैं वही सर्वाइव करेंगी। बाहर का इंट्रोडक्शन बहुत कामयाब नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे हमने अरावली में करके देख लिया, बंदवाड़ी से फरीदाबाद जाते यहाँ हमने सारी स्पीसीज का अच्छा पैच बनाया था। इंटरनेशनल जो अंग्रेज उनको आते दिखाते थे, आज क्या है? एक भी नहीं है, एक भी प्रजाति नहीं है। तो जहाँ जहाँ पैच बनाए हमने, फिर एक दूसरा ये है कि पब्लिक को तो नहीं पता, जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया एक रिसर्च विंग है और सोना में रिसर्च रेंज है। और मैं TF होता जब जाता था तो पिछले 50 साल में रिसर्च के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। अब भाई क्या स्पीसीज आ सकती है? बांस भी लगा के देखा, सब लगा के देखे, पब्लिक या ओपिनियन कुछ भी कह देगा, मंत्री कोई कहेगा हम ये लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। रिसर्च करके देखा है कि वो सर्वाइव नहीं करता। तो कहने वाली बात हो गई कि जस्ट सब शांत हो जाए कि हम करेंगे कोशिश। 90 में मेरी याद है जब मैं DF होता, बहुत पब्लिक पॉपुलर लगा देंगे। ओ जी मैंने जमीन अपने खेत में है प्लेन एरिया में, मैं कहता भाई पॉपुलर यहाँ नहीं आएगा, जिंदा रहेगा। जिंदा रहना आना नहीं है। वो जो ग्रात 8 साल 10 साल में यमुनानगर में उधर नॉर्थ हरियाणा में बेच देते, वो नहीं है। 2008 में मैंने देखा वो पॉपुलर जिन्होंने लगाए थे तो यूं के यूं खड़े पतले से, बढ़े ही नहीं, जिंदा रख लिए। क्योंकि हर पौधे का एक प्रोविनेंस होता है। मतलब जैसे हमने देखा ना, अंग्रेज हैं, बर्फ वाले थोड़े गोरे हैं, हम थोड़े काले हैं, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। ऐसे पौधों का भी क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, प्रोविनेंस होती है। उस प्रोविनेंस में उस क्षेत्र में वही पौधे आएंगे, हर पौधा हर जगह नहीं आ सकता। तो ये तो मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है जो कुछ अफसर कह देते हैं पॉलिटिशियन के हम मिलाने के, या कुछ अखबार वाले लिख देते हैं यहाँ ये लगाओ वो लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रजाति यहाँ है, लोकल प्रजाति बहुत है, 10-15 हैं, वो आएंगी। लेकिन आप वाटर डिमांडिंग स्पीसीज, वेदर सेंसिटिव स्पीसीज नहीं ला सकते, किसी भी हालत में नहीं ला सकते। ये फॉल्स क्लेम है। तो जो 100 मीटर का जो है ये इकोसिस्टम, एक तरफ तो ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाए, आगे हम ग्रीन वॉल अरावली को हरा भरा करेंगे। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कब आया सर? ये पिछले साल है। तो इसको करेंगे कैसे सर? ये तो इतना बड़ा क्लेम है, ये मतलब दिस इज प्रैक्टिकली, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो कहाँ लगाएंगे कि भाई सेंट्रल बेल्ट बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, नहीं सेंट्रल बेल्ट तो बनी हुई है ना ऑलरेडी, अरावली इज द वॉल, वो जो है वो नहीं बचाई जा रही है और एक नई ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। नहीं, ग्रीन वॉल का मतलब ये है, हमने किया है पहले, डेजर्ट इधर नहीं बढ़े तो 60s to 80s तक हम एक शेल्टर बेल्ट स्कीम होती थी, शेल्टर बेल्ट। तो महेंद्रगढ़ में राजस्थान बॉर्डर के साथ एक 15-20 लाइन या 40-50 लाइन पौधों की लगाते थे, लोकल स्पीसीज की। वो खड़े हो जाए तो जो धूल आती थी, आजकल कम होगी, वहाँ हो जाती थी, दैट इज शेल्टर बेल्ट। लेकिन अरावली में सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ तो सब जमीन पैसे वालों ने खरीद ली, फार्म हाउस है, कौन देगा जमीन इनको? कहाँ लगाएंगे ग्रीन वॉल में? मैंने ये पहले भी कई बार कहा है कि भाई गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूह, इनमें तो सब फार्म हाउस आ चुके हैं। आप नीचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं भी जाओ, आप 1 इंच जमीन नहीं ले पाओगे। पर ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, तो ऑल द वे टिल गुजरात ग्रीन वॉल बना, राजस्थान में मिल जाएगी।
राजस्थान में गुजरात, फार्म हाउस नहीं है, दिल्ली भी है। राजस्थान में मैं घुमा हूँ, गुजरात में भी गया हूँ, वहाँ माइनिंग इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वहाँ जमीन मिल सकती है, और राजस्थान क्योंकि डेजर्ट स्टेट है पूरा, तो उनके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, नॉर्म भी उनके अलग रहे हैं हमारे से। तो इनको एक इंटर स्टेट डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा इफ द इंटेंट इज कि ग्रीन वॉल बनानी है। क्वेश्चन ये कि जो चीज हमारे पास है पहले हम उसको बचाएंगे ना। हम जो हमारे पास है उसको हम बचाने का इंटेंट नहीं रख रहे हैं, तो जो चीज आई नहीं तो वो फिर इंटेंट क्या है उसका? ऐसा है जी, फंडामेंटली 100 मीटर में क्या है कि माइनिंग लॉ भी डोमिनेट करी कोर्ट में, वकीलों में, और पर्यावरण मंत्रालय में। और अगर मैं उसकी प्रोसीडिंग देखूं, पहले वो ठीक चल रहे थे पुरानी मीटिंगों में, FSI ने भी कहा भाई पर्यावरण कंजर्वेशन ओरिएंटेड, इकोसिस्टम ओरिएंटेड हो। फिर बाद में ये अज्यूम किया जाता है, मैं कह नहीं सकता पक्का, प्रेशर आया होगा और आखिरी में सब बदल दिया। और 100 मीटर हैज नो रेलेवेंस, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई क्लियरली से ऑन माइक, इट इज रॉन्ग डिसीजन एंड इट विल डिस्ट्रॉय इंटायर अरावली। हरियाणा में तो 99% अरावली इससे बाहर हो जाएंगे। आज ये माइनिंग के लिए, कल कोलाइजर मांगेंगे, परसों फार्म हाउस वाले मांगेंगे। आज ये अरावली के लिए कह रहे हैं, कल ये वेस्टर्न घाट के लिए कह देगा सुप्रीम कोर्ट। फिर हिमालयस को भी डिफाइन कर देंगे। हाँ, 200 मीटर भी तो हो सकता है। नहीं, कल ये कहेंगे कि रिवर वैली की डेप्थ 2 मीटर है, वो रिवर है, नहीं तो नहीं है। मतलब दिस इज इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, विदाउट एनी बेसिस। 100 मीटर हाइट इज absolute wrong. Ecosystem cannot be defined or fragmented on such basis scientific. Clearly influence decision दिख रहा है अभी। Clearly it is external influence. जो भी external influence है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई वहाँ जो एक्सपर्ट है, IFS अफसर हैं, वो जानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन उनको कहा गया चुप हो गए। हमारी तरह बोलने वाले तो है नहीं। जो आज की डेट में 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इससे ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं। उनसे पूछ लो कि 100 मीटर से ऊपर आप अरावली कैसे ऐसे डिफाइन करोगे, तो स्कूल स्टूडेंट्स जो ईयरली सबमिशन करते हैं अपने बोर्ड्स के टाइम पे, दे विल आल्सो से कि ये इतनी वॉर्प्ड डेफिनेशन है, वी कांट गो बाय दिस। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि फ्रॉम रियल स्टेट पर्सपेक्टिव कि जितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, हालांकि वो कंस्ट्रक्शन भी बहुत कुछ महान कंस्ट्रक्शन नहीं था, लोगों को बहुत इश्यूज उसमें भी आते हैं, तो एटलीस्ट उनको पहले मैनेज कर लेना। हम बढ़ाने की बजाय जो है उसको तो मैनेज करें, उसको संभाल लें। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे फ्लैट सोल्ड आउट हैं, खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़ी हुई हैं। एक और इशू है इसमें, तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है कि हमें रियल स्टेट की जरूरत है और बहुत क्राइसिस है कि जगह नहीं मिल रही है लोगों को। जगह है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा एक्सेस हाउसेस अपार्टमेंट्स पड़े हैं, खाली पड़े हैं, 100% ऑक्यूपेशन भी नहीं है नहीं उनमें। एग्जैक्टली, मैंने किताब लिखते टाइम अध्ययन किया कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो अरावली से ही ओरिजिन हुई है। अब तो मांगर में इधर एविडेंस मिल गए, थर्मोलुमिनेसेंस से ये पता लगा कि लगभग 1 लाख 1.5 लाख साल पहले औजार यूज करते थे, जिसको होमो इरेक्टस कहते थे, क्योंकि होमो स्पाइन बाद में आया, आदमी बाद में बना। 50,000 के लगभग होमो सेपाइन था, तो 1.5 लाख से 50,000 और 10,000 साल तक के एविडेंस मिले हैं, केव पेंटिंग हैं, उनके टूल्स हैं। तो आप ये जो दिल्ली से लेके इवन अनंतपुर में, मांगड़ में आगे तक हैं, और उधर चित्तौड़गढ़ में मिले हैं, जयपुर के पास मिले हैं, तो इन सबको हम वो एविडेंस भी ख़त्म कर रहे हैं माइनिंग से, जो फ्यूचर के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन का पता लगाने में सहायक है कि भी कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन पनपे। उसको तो मुझे लगता है यूनेस्को साइट होना चाहिए, हेरिटेज साइट होना चाहिए, इट शुड बी डेजिग्नेटेड यूनेस्को हेरिटेज साइट। मैंने अपनी किताब में फिर महाभारत को भी कोट किया है। एक्चुअली ययाति और वो जो राजा थे पुरुरवा, वो राज करते थे। धृतराष्ट्र कह रहा है युधिष्ठिर को, भाई जो पूर्वजों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वहाँ जाके आप खंडर होगी उसको बचाओ। इसका मतलब ये है कि जो मानव सत्ता, जैसे जो होमो इरेक्टस होमो सेपाइन आया, फिर जो कहते हैं यहाँ गंधर्व थे जिससे कृष्ण से भी नहीं आ रहे, फिर अर्जुन से भी नहीं आ रहे, फिर आग लगाई। तो यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन थी इस अरावली में, जो बाहर की जो जितने भी यहाँ से फैले होंगे, एक बहुत एडवांस थी। अब उसको आप अवशेष मिटा रहे हो, तो एक कड़ी है, जो कड़ी है इतिहास की कड़ी है, आप उसको तोड़ रहे हो। मुझे बताओ, मेवाड़ियों ने राजस्थान से लड़ाई करी है, ये पूरी अरावली श्रृंखला पे ही। आप हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई है वो अरावली पे ही हुई है, तो आप अरावली की एग्जिस्टेंस डिनाई कर दोगे? वहाँ पे जो उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है और इतने सारे युद्ध इन अरावली क्षेत्र में हुए हैं,
सबको आप बराबर कर, मतलब आप हिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट टोटली डिलीट, यू जस्ट प्रेस द बटन डिलीट और सब कुछ वाइप ऑफ कर दोगे। करेक्ट, इस पे हमने बहुत हमारी डिटेल हेरिटेज इसके साथ अटैच्ड है। अटैच्ड है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 30 पहाड़ियाँ तो नामो निशान मिटा दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, सीसी रिपोर्ट में है। तो अगर आप ये 100 मीटर कर दिया ना तो सारा है। अब मैंने मेरी किताब में हाइट भी लिखी, मैंने अध्ययन किया। अब जैसे गुड़गांव हम बैठे हैं, गुड़गांव की ऑन एन एवरेज हाइट 350-340 मीटर है, सरफेस जी हम बैठे हैं, और हाईएस्ट जो पहाड़ी है उसकी 300 है, 50 मीटर तो सारा बाहर हो गया, इट इज ओपन हो गया, फरीदाबाद सारा ओपन हो गया, मानेसर एरिया, पंचगांव हो गया, एक्सेप्ट एक जो मेवात में 2 पहाड़ियाँ हैं जो थोड़ी हाइट ज़्यादा है, वही बचेंगी, और महेंद्रगढ़ में डोसी पहाड़ बचेगा एक है, बाकी बचेगा ही नहीं। डोसी पहाड़ ऑलरेडी ग्रेनाइट का है, अब उस पर कुछ आ नहीं सकता, ग्रेनाइटाइड है, इतना हार्ड है, पानी बगैर कुछ आ नहीं सकता। तो हरियाणा में तो 99% खत्म हो जाएगा। आप गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे आ जाओ, घाटा के बत्ती से जब आप नीचे फरीदाबाद की तरफ जाते हो, जो पहाड़ी है वो सब खत्म, मतलब फिर वो फ्लैटन हो चुकी है, वो तो 40 मीटर हाइट में आ जाएंगी, 100 मीटर से कम है, बोले पहाड़ी उस रास्ते का नाम ही पहाड़ी रास्ता कहते हैं, उसको कहते हैं पहाड़ी रास्ता। तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि पहाड़ी बची नहीं है, पहाड़ी रास्ता बोला जा रहा है। कोर्ट को कौन बताएगा कि आपको ये पहाड़ी नहीं लग रही है, उसको रास्ते को हम पहाड़ी रास्ता बोलते हैं। बिल्कुल ग्वाल पहाड़ी का नाम ही ग्वाल पहाड़ी है क्योंकि वो पहाड़ी है, एंड बट वो 100 मीटर की डेफिनेशन फिट नहीं करता है। कॉमन पार्लेंस के अलावा साइंटिफिकली, टेक्निकली और इकोसिस्टम के हिसाब से इट इज डिजास्ट्रस, टोटली रॉन्ग, और सब कुछ बर्बाद करने वाला निर्णय है। और ऐसा साइंस में, मैं साइंटिस्ट हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि 100 मीटर से आप डिफाइन करो, कहाँ से इन्वेंट किया पता नहीं। और आपका बेस पॉइंट कहाँ है जहाँ से आप 100 मीटर नापना शुरू करें? यूजुअली इट इज मीन सी लेवल, MSL से नापा जाता है। ये कौन सी साइंस है जहाँ बोलते हैं कि आसपास के आपकी सराउंडिंग एरिया से आप सराउंडिंग एरिया से हाइट मेजर करना शुरू करेंगे? इट इज ऑलवेज MSL, मीन सी लेवल से हाइट, सी लेवल से नापा जाता है हमेशा। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने किस साइंस के बेसिस पे ये जजमेंट दी। अदर देन दैट आई एम सेइंग ये जो चारों स्टेट्स में जो अरावली जा रही है, तो हम एक मैप रेफर कर रहे थे। So it talks about Aravali and its whole ecosystem. 75,000 square kilometers, 76,000 to be precise, square kilometers is Aravali and its biosphere. पूरा उसका जो biosphere, जो सराउंडिंग एरिया है, इतना बड़ा एरिया है ये, इसको इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाहिए UN के लिए, 76,000 स्क्वायर किलोमीटर को। और यहाँ पे तो हम तो 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे बचाने के लिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, राजस्थान, एवरीवेयर। तो वैशाली, हमने जो लास्ट एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने गुड़गांव स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, इनफैक्ट गुड़गांव के आसपास का एरिया भी, वो फरीदाबाद NCR में जो भी कुछ आता है, सिटी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, पानी का लेवल को लेके इश्यूज हैं, एयर क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो कुछ आपका कुछ असेसमेंट है उस पर? तो हमारी सारी रिचार्जिंग जो होती है वो अरावलीज में ही होती है। गुड़गांव ड्रॉज इट्स अंडरग्राउंड एक्विफर्स में जो पानी जाता है वो अरावली से ही रिचार्ज होता है, शहर से तो रिचार्ज होता नहीं है। शहर में तो हम कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, तो इतनी मेजर लेवल की कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है कि इसलिए फ्लडिंग होती है आजकल। हमने ग्रीन स्पेसेस छोड़े नहीं हैं, ग्रीन स्पेस सब कुछ, इवन पेवमेंट्स एंड पाथवेज जो हैं वो सारे भी कॉन्क्रीट हो चुके हैं। तो हमारे जो बरसाती नाले जो अरावलीज में ओरिजिनेट होकर बादशाहपुर नाला पे जुड़ते हैं, जो हमारा सारा रन ऑफ वाटर लेके आता है, जो अरावली से ही आता है और शहर का आता है। तो अगर ये अरावलीज बची नहीं तो फिर तो ये अभी जो फ्लडिंग हो रही है, आप इसको मल्टीप्लाई इनटू सो मेनी मोर फोल्ड्स कर लीजिए, बिकॉज अभी तो कुछ पानी अरावली में रिटेन हो जाता है। जैसे अगर आप हमारा ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड के पीछे जितनी भी क्रीक्स हैं और जो ग्रीन एरिया है सारा, ये सारा इस पानी, ये इधर 5 चेक डैम्स हैं अंदर जो पानी कंट्रोल करते हैं अंदर। पर ये सारा अगर ये एरिया को हम अरावली मानेंगे नहीं, फिर ज़ीरो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, अर्बन फ्लडिंग, and the temperature, increase in temperatures because of that, ये सब कुछ होने वाला है। वाइल्ड लाइफ वहाँ से ख़त्म हो जाना है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, ये सब खत्म हो जाएगा। और हमारे जो ग्रीन परसेंटेज ऑफ ग्रीन है, ग्रीन कैनोपी इन गुड़गांव 9% पे है। मैं फॉरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, फॉरेस्ट तो 3.6% है हरियाणा का, पर ग्रीन कवर जो है गुड़गांव का वो 9% पे है। वो सब भी खत्म हो जाएगा, वो सब भी इट विल कम डाउन, बिकॉज जितनी भी थोड़ी बहुत अरावली क्षेत्र है यहाँ जो प्रोटेक्टेड नॉट प्रोटेक्टेड, वो सब इफेक्ट हो जाएगा 100 मीटर की डेफिनेशन की वजह से। एंड देन जैसे कि जो हमारी जैसे बंदवाड़ी का जो एरिया है, एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बंदवाड़ी में, जहाँ पे आज लैंडफिल है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हमारे अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं वो बंदवाड़ी में ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वो 25-25 किलोमीटर दूर जाते हैं ऑल द वे टिल सिविल लाइन्स, दिल्ली, फरीदाबाद एंड गुड़गांव में।
तो ये अंडरग्राउंड एक्विफर्स जो रिचार्ज हो रहे हैं, जो बंदवाड़ी में ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सब एक्विफर्स तो रिचार्जिंग खत्म हो जाएगी अगर हम वो 100 मीटर के अरावली की डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। तो ये जो एक्विफर्स है, ये पानी हम जो बोरवेल खोद रहे हैं सेक्टर 55, 56 सारी सोसाइटीज़ में, फार्म हाउसेज में या स्टैंड अलोन घरों में, बोरवेल्स में से जो पानी खींचा जा रहा है, क्योंकि हमारे को तो पानी की भी सुविधा नहीं है, हाफ ऑफ गुड़गांव बोरवेल पे डिपेंडेंट है, तो ये बोरवेल जो खींच रहे हैं ये एक्विफर से पानी खींच रहे हैं। तो एक्विफर जब रिचार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि अरावली ही नहीं बचेगी, तो फिर हम डेजर्ट स्टेट बन जाएंगे बहुत जल्दी, हम डस्ट बोल बन जाएंगे, क्योंकि अरावलीज तो गई, वैसे ही इतने सारे डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे आता है। अपर गंगा प्लेन्स जो हैं, अपर गंगा प्लेन्स जैसे हरियाणा एग्रीकल्चरल स्टेट बचेगी नहीं, क्योंकि इतना सारा यहाँ से वहाँ से रेत और डेजर्ट और डस्ट आनी शुरू हो जाएगी, और पानी नीचे पानी बचेगा नहीं। मुझे तो अभी सिंप्लीफाइड, दिस इज सिंप्लीफाइड 100 मीटर्स की जो डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके दिस इज ये ऐसे होने वाला है। हाँ। मुझे तो अभी ही बहुत हॉरिफिक पिक्चर दिखने लगी दिल्ली एनसीआर की, रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा शहर अभी भी, ऐसा नहीं है कि है। Exactly. ये अरावली भी खत्म हो गई हमारा, वैसे ही हम सांस कर रहे हैं, क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एयर। अगर ये थोड़ा बहुत जो बचा है गुड़गांव फरीदाबाद में भी, अगर ये भी चला गया तो फिर वो वैसे ही बोल दें कि मास एक्सोडस कर लो, हम सब अपने घर बेच के निकलते हैं। निकलो, जाओगे कहाँ? हाँ, वो बात जाओगे कहाँ? फिर जाओगे कहाँ? और बेस्ट पार्ट कल्पना, मुझे बताओ कि जो जजमेंट आई है, ये हमारे सारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, ये भी तो यहीं रहते हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये भी तो यहीं रहते हैं। पानी नहीं रहेगा, हवा साफ नहीं रहेगी, वो ये इस AQI को तो वो भी फेस कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और एक और मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जब इस टाइप के डिस्कशंस होते हैं या PIL दाखिल होती है, जिन्होंने भी इन्फ्लुएंस करके डिसीजन वर्डिक्ट निकाला है, तो उन्होंने कोई ना कोई तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट या कोई एक्सपर्ट से कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स तो ली होंगी, आई एम श्योर। वो कहाँ है? बुलाए थे ना FSI वो, लेकिन उनको साइड कर दिया गया। उनको जो भी एक्सटर्नल प्रेशर रहा होगा, और जहाँ पोल्यूशन है, ये जो अरावली है, ग्रीन लंग्स है, ये सारे गैसेज को अब्जॉर्ब करते हैं, और जिससे फोटोसिंथेसिस होता है तो उनको खा लेते हैं पत्ते, और जो दिखते नहीं हमें। और अगर ये नष्ट हो गए तो वो पोल्यूशन टैंक जितने भी हैं, जो ऑब्नॉक्सियस गैसेज के या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं या व्हीकल पोल्यूशन का है, वो सब फिर हम सांस लेके बीमारियों में ही मरेंगे। दिल्ली इज ऑलरेडी नंबर 1, अगर आप पोल्यूशन की लिस्ट देखें वर्ल्ड में, अभी रिसेंट आई है, नंबर 1। और उसके बाद बोल रहे हैं कि खत्म कर दो जितनी भी अरावलीज हैं। ये डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट में कहा कि भाई डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट शुड गेट प्रोमिनेंस, लेकिन गेट दैट अल्टीमेट होता क्या है, डेवलपमेंट, और एनवायरनमेंट को रेलीगेट कर दिया, क्योंकि वो बोलता नहीं, पेड़ बोलते नहीं, उसको आप कुछ भी कर दो। अरे वो बोलते नहीं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आप नहीं, आपकी सब जनरेशन पे आएगा। जो बीमारियां हैं, कोविड में देखी, कोविड-1 लगा देंगे जी। अरे पेड़ काट रहे हो, कोविड-1 के 10 पेड़ से क्या होगा? वो 50 साल में जो पेड़ थे वो काट दिया, अब लगाया, वो क्या देगा? वो पौधा तो 20 साल में बढ़ेगा ना, पेड़ 50 साल में बढ़ेगा। तो जितना किलोग्राम या जितना यूनिट कार्बन अब्जॉर्ब करता बड़ा पेड़, जो नया पौधा उससे 1/1000वां हिस्सा भी नहीं करेगा। इस ऑर्डर में ये जो जजमेंट आया, इस जजमेंट में इन्होंने बोला कि माइनिंग भी हम अलाउ करेंगे ऑन अ साइंटिफिक बेसिस आफ्टर सम रिपोर्ट इज सबमिटेड, है ना। तो बोल रहे थे क्योंकि टू बैन माइनिंग टोटली 100% माइनिंग को बैन कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलीगल माइनिंग को इनकरेज करेगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि आप आज की डेट में भी चले जाओ, अभी 3 साल पहले एक पुलिस के जो कोई SP थे या कोई थे, जिनको JCB के नीचे उन्होंने क्रश करके मार दिया। Which was a very big case. इतना ज्यादा न्यूज में था, वो इलीगल माइनिंग ही रोकने गए थे। और भाई कौन सी आप बता रहे हो कि इलीगल माइनिंग बढ़ जाएगी? वो भी तो माइनिंग अलाउड होने के बाद भी इलीगल माइनिंग हो रही है, और माइनिंग माफिया इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को, IPS ऑफिसर को JCB के नीचे दबा के मार दिया। तो मतलब ये क्या, हमें जो चाहिए, हमें मोर प्रैक्टिकल साइंटिफिक सॉल्यूशंस चाहिए कि माइनिंग के अलावा और कोई मटेरियल, सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? रिसर्च वर्क जानी चाहिए, दे शुड बी फंडिंग, R&Ds होनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इस पे फंडिंग देनी चाहिए कि ऑल्टरनेट मटेरियल क्या हो सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन अदर देन माइनिंग रॉक्स। क्योंकि आप माइनिंग को अलाउ करो या इलीगल माइनिंग हो, नहीं अलाउ करो, इलीगल माइनिंग फिर भी चलेगी। पूरे राजस्थान इसी से तो ग्रसित है, इलीगल माइनिंग से। और यहाँ पे भी जहाँ माइनिंग अलाउड है, आप बताओ, पुलिस ऑफिसर्स को और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को क्रश कर देते हैं, डंडे मार के भगा देते हैं।
फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट का स्टाफ जाता है। तो ये टू पुट दिस इन द ऑर्डर कि अगर हम माइनिंग 100% रोक देंगे तो इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दे देगा, आई थिंक दिस इज जस्ट नो लॉजिक, इसको इट हैज नो इसके कोई पैर नहीं है इस आर्ग्यूमेंट के। एक ये था, और दूसरा मैं बोल रही थी उस ऑर्डर को मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि एफएसआई की रिपोर्ट है जहां उन्होंने बोला कि 3 डिग्री स्लोप से ज्यादा जो भी पहाड़ी है उसको अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि उस रिपोर्ट को क्यों नहीं कंसिडर किया गया। और वो उसमें बोल रहे हैं खुद कि एफएसआई, उन्होंने अपनी जजमेंट में बोला कि एफएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करी है और उन्होंने बोला कि 3 डिग्री की स्लोप से ज़्यादा की पहाड़ी को पहाड़ी माना जाएगा, उन्होंने मेंशन कर दिया है। बट उसके वो मेंशन करने के बाद बात खत्म। उसके बाद बोलते हैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी हम वी आर गोइंग, ये तो ओवरराइड हो गया ना पहले वाले डेफिनेशन का। एफएसआई की रिपोर्ट को आप नहीं मानोगे, आप उसको ओवरलुक कर दोगे और आप एक अनसाइंटिफिक रिपोर्ट जिस पे बोल रहे हो 100 मीटर और आसपास के एरिया से, एमएसएल से नहीं नापी जाएगी, मीन सी लेवल से नहीं मानी जाएगी, आसपास के एरिया से मानी जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। सो देयर हैज टू बी साइंटिफिक बैकिंग। आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और आप इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट दिस, व्हाई इतना दिस? बड़ा ऑर्डर दे रहे हो जो 4 स्टेट्स को अफेक्ट करता है और मिलियंस ऑफ लाइव्स। मैं तो ह्यूमन लाइव्स की चलो बात छोड़ दो, वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? उनकी सबकी लाइव्स अफेक्ट होने वाली हैं और आप साइंटिफिक बैकिंग नहीं देते हो। व्हाई आर यू आर एक्सेप्टिंग दैट रिपोर्ट? और एफएसआई की रिपोर्ट को क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, सोचने वाली ये हम सबको पूछने वाली बात है। और आई थिंक इस चीज पे सरकार को भी थोड़ा सा एक संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल मैटर। सर, आप सरकार में भी इन द सेंस आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, आपने सरकार से डील किया है लोकल हरियाणा लेवल पे। आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं, या क्या लगता है आपको? देखिए, लगता क्या, मैंने देखा है, भुक्तभोगी भी हूँ और अब भी देख रहा हूँ और अंदर की कहानियाँ मुझे पता होता है अब भी। इट इज़ बोथ वे, प्रेशर बहुत होता है, मुझे मारने की धमकियाँ मिली, फलाना पता नहीं कितनी धमकियाँ हुई, लेकिन हम नहीं माने। एंड देन दे अप्रिशिएट बिहाइंड दी बैक। आप भाई देखो, वो पैसे तो लेता नहीं, वो ठीक है, काम अपना इन्वायरमेंट का कर रहा है। अगर मैं एक इंसिडेंट अपनी बताऊं, सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे थे, मैंने किताब में भी लिखा है, तो ये कॉलोनाइजर बिल्डर लॉबी के, मैं धोती कुर्ता पहनता था तब, बाहर आता पैर लिए। मैंने कहा भाई मेरे को तो आपको दुश्मन मानना चाहिए। आपकी ज़मीन जो लाखों रुपए गज थी आज वो 500 रुपये गज हो गई मेरी वजह से। नहीं सर, वी रेस्पेक्ट यू, योर प्रोटेक्शन ऑफ अरावली इन्वायरमेंट। अगर एक आदमी से आप पैसे ले लेते तो हम फिर आपको दिखाते हम क्या है। एंड आई एम टेलिंग यू, दो इंडस्ट्रीज जिनके मैंने एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, बाबा जी पढ़ने के बाद हरिद्वार भी गए, जी आप हमारे फार्म हाउस में आ जाओ, नन ऑफ देम वाज एग्रीव्ड कि भी मैंने रोक दिया, क्योंकि आई वाज डूइंग राइट थिंग। तो पब्लिक आज भी रेस्पेक्ट करती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने स्वार्थ के लिए कोनाई होती है, वो खुद के सेल्फ गोल होते हैं, उनको पूरा करती है। और देखिए, बिजनेसमैन तो कहता है या कॉलोनाइजर जो भी कहता है, देखो जी मेरे को तो करना है, आप नहीं। और तो जैसे मेरे पास जब बहुत सारे पावरफुल लोग, गवर्नर और ये कई आते थे, कहते थे, मैं कहता भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ नौकरी 3 साल बाद, उसके बाद फ्री फील्ड आप करना, और वो उन्होंने बाद में कर लिया। तो इट इज़ द कॉनाइवेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इट इज़ नॉट ओनली sheer प्रेशर, रादर आई से अदर वे, ब्यूरोक्रेट टीच बिजनेसमैन या जो भी लैंड माफिया के, यू डू इट दिस वे, ऐसे करो तो ऐसे करो, आप पॉलिटिशियन को पकड़ लो, मैं भी सेफ, तुम भी सेफ, उनको पकड़ लो, वो रास्ते बता दे कि इसको रास्ते या वो कैसे बताते मरोड़ा हैं, जा सकता है। मरोड़ा बस। तो मैं बिल्कुल भी कहीं भी क्लीन चिट ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, इट इज टोटली ऑल दी सर्विसेज। मैंने किताब में उनके नाम पॉइंट पे मैं कल्पना होंगी, क्योंकि जो मैं आपको बोल रही थी ना कि वो जो बिल्डर जिन्होंने, तो मुझे सीएफ ने, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ने बोला, ये मैंने मेरी आई हैड अ चैट विद हिम, तो इसे कि भाई वो बिल्डर की ज़मीन है, वो अपना काम नहीं करेगा क्या वहाँ पे? एसेट पर वहाँ पे 100% ग्रीन कैनोपी थी और आपने पेड़ काटने की परमिशन दे दी, वहाँ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ का प्रेजेंस है, वाइल्ड लाइफ की मिटिगेशन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस भरे हैं वो भी झूठ भरे हैं। उन्होंने बोला नो प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड, नो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाटर होल्स, मतलब कुछ नहीं, कितने पेड़ काट, उन्होंने बोला उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस में लिखा है कि कोई पेड़ नहीं कटना है, और उन्होंने रातों रात 2,500-3 हज़ार पेड़ काट दिए। तो मतलब ये सब झूठ बोला गया ऑन रिकॉर्ड। और कंजर्वेटिव फॉरेस्ट मुझे बोलते हैं कि उसकी अपनी ज़मीन है, अब वो अपनी ज़मीन को बर्बाद कर देगा क्या? वहाँ पे वो काम भी नहीं करेगा अपनी ज़मीन पे। वो सब तो ये अप्रोच है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में ये ब्यूरोक्रेट का जवाब है। मैंने बोला सर
ब्यूरोक्रेट हु इज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी गुड़गांव, भी सारे mix ये होते गुड़गांव हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर चीफ रही हूँ। सेक्रेटरी से मेरी इतनी मीटिंग हुई है, सब मिले होते हैं चीफ सेक्रेटरी तक ना। आई वॉज कॉल्ड फ्रिक्वेंटली बाय चीफ सेक्रेटरी, 8-8, 10-10 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे होते थे, मैं अकेला होता था। तो ये सब कहानियां मैंने किताब में लिखी। जो जब आप फर्म होते हो ना, कोई भी ब्यूरोक्रेट, तो आप कर सकते हो काम, ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो आप तो बिल्कुल एग्जांपल है, बहुत अच्छा Intent पे है। इंटेंट पे है कि वो आपको वो जंगल बचाना चाह रहे हैं या वो बिल्डर लॉबी को सपोर्ट करना बचाना चाह रहे हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अखबार वाले एक नेशनल टॉप डेली का रात के 11 बजे फ़ोन आया, जबकि मैं 9 बजे सो जाता। बलवान, सीएम ने और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, ये कहा है आपको कल सुबह अरेस्ट करेंगे। मैंने कहा देखो ठीक है। तो मैंने रात के 12 बजे पीसीसी को फ़ोन किया, अख जी ऐसे ऐसे रात को हरियाणा भवन में ये बात हुई है कि दे वांट टू अरेस्ट मी ऑन सम, कोई भी झूठा केस बना के, आप बताओ। तो उसने कहा भाई मैं तो परमिशन दूंगा नहीं, क्योंकि इस स्केल में हम तब बगैर परमिशन अरेस्ट नहीं कर सकते थे वो ऑफिशियल डीलिंग में ना। बोले मैं तो अलाउ नहीं करूँगा। सुबह उठते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो भी मेरे कनेक्शन थे फ़ोन के, बोले आप ऐसे चिट्ठी लिख के छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, दबाव किस पे नहीं आते। अरेस्ट के भी हैं, मारने के भी हैं, बच्चों तक के भी आए, किडनैप के भी आए। मैंने ये कहानियाँ मेरी किताब में लिखी है। लेकिन वंस यू आर कमिटेड ना, आगे मेरे को बचाना है, कुछ नहीं होता। सर आपके नाम में ही बलवान है तो नहीं वो जो भी ये सब होता है, बलवान तो मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी मिली भगत, बस 100% ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत, More than the और politicians, नॉट I'd say वन the सर्विस, bureaucrats. नॉट वन सर्विस। उसमें आईएएस लॉबी भी, आईपीएस भी, आईएफएस भी, कंट्री टाउन प्लानिंग भी, ऑल डिपार्टमेंट, माइनिंग तो चलो माइनिंग का ही है, बाकी तो नहीं ना, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तो नहीं है ना। ऑल डिपार्टमेंट जिसका भी पावर होता है जहाँ कानून में, वो सब मिले होते हैं, नॉट सिंगल वन डिपार्टमेंट। अगर ब्यूरोक्रेसी अपने काम में प्राइड लेने लग जाए और वो ये प्रेशर ना ले, यस बॉस वाला कल्चर ना फॉलो करे कि नहीं जी मंत्री जी कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कितना बदलाव आ सकता है। और ये वही है जो हमारा अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। इट इज द अदर वे अराउंड कल्पना, पता है क्या है, तो पॉलिटिशियंस तो चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, है ना। अगर वो ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन को सही एडवाइस दे रहा है, यू थिंक अरावलीज नहीं बचती, या ना अरावलीज ये डेफिनेशन अरावली की आ जाती। अगर ब्यूरोक्रेट्स ने अपना काम सही से किया होता तो मंत्री को क्या पता, मंत्री तो बोलेगा मुझे ये देखना है, ये करना है, कैसे होगा। ब्यूरोक्रेट एडवाइस करेगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता, व्हाट इज द राइट थिंग टू बी डन। करेक्ट। हाँ, ब्यूरोक्रेट ऐसी एडवाइस देगा कि भाई 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियां गायब कर दो, तो यू थिंक आज ये नौबत ही नहीं आती। देखो ना कितने टेक क्रिकेट थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व थी इसमें, सर्वे ऑफ इंडिया भी थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में सारे आईएफएस अफसर वो भी इन्वॉल्व थी, एमओएफ है उसमें भी आईएफएस थे, डीजीएफ। तो ऐसा नहीं कि वो सबको पता है, लेकिन वो कंप्रोमाइज करके चुप हो गए। अदरवाइज सबको पता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी जानते हैं, वही पढ़ाई मैंने की है आईएफएस की ना, वही ट्रेनिंग मेरी, वही उनकी। फर्क क्या है, मैं बोल रहा हूँ वो बोलते नहीं। सिर्फ इंटेंट की प्रॉब्लम है, मेजर चीज वही है, इंटेंट की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि हम मंत्रियों की बात सुन के नहीं कोई कुर्सी मिल जाएगी। जैसे मैं उदाहरण दूं, एग्जांपल और एक है जंगल एफएसआई ने मैनिपुलेटेड रिपोर्ट दी, दो जंगल सफारी 10,000 एकड़ की जो जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है, वो भी तो ब्यूरोक्रेट ने प्रपोज किया है। मंत्री को थोड़ी ना पता था, मंत्री को थोड़ी ना पता कितना एरिया हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, बाहर से वाइल्ड लाइफ लाई जा सकती, नहीं लाई जा सकती। एक एडवेंचर पार्क का भी कुछ प्लान प्रपोजल आया था, वही तो सारा उसी में था, जहाँ पे आजाद चौटाला के टाइम डिज्नीलैंड का था। डिज्नीलैंड ये क्या आता है कि पॉलिटिकल पावर के बाद ब्यूरोक्रेट नया नया नाम सुझाते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स लाएंगे अरावलीज के अंदर, अरावली में पानी नहीं है और एक्वाटिक एनिमल्स लाओगे सफारी के अंदर। बहुत फनी सी बात है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा ट्रेंडिंग होने के लिए कि अरे अनाउंसमेंट किया हरियाणा की गवर्नमेंट ने कि डिज्नीलैंड आएगा, तो ये सिर्फ वहां पे वाहवाही लेने के लिए ऑन सोशल मीडिया है। ये तो ब्यूरोक्रेट की बुद्धि है, बट इट बैकफायर्ड एक्चुअली। लोग हंस रहे थे कि डिज्नीलैंड आप लेके आओगे, जो है उसको तो बचा लो, जो है उसको तो बचा लो, फिर तुम डिज्नीलैंड ले आना। नहीं चाहिए डिज्नीलैंड, हम वहीं जाके देख लेंगे। हमारे बस का अगर होता है डिज्नीलैंड बनाना, तो पहले तो हम अपना बनाए जो है उसको पहले सड़कें साफ कर लो, पहले हवा सही कर लो, फिर डिज्नीलैंड बना लेना। ऐसे अतरंगी प्रपोजल्स के साथ आते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेव व्हाट दे हैव, एंड ये बाकी स्ट्रेंज आइडियाज आ जाते हैं। नहीं, उसमें पैसा आएगा ना, तो चरने का या खाने का टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। तनख्वाह से तो उनका पूरा लग्जरी नहीं चल सकती ना। सर्वाइवल सैलरीज आर गुड, बट लग्जरी के लिए तो नहीं है ना।
तो दे आर नॉट पब्लिक In the सर्वेंट end, लेकिन एक्सप्लॉइटर हो गए। आई फील ये पूरा दिल्ली एनसीआर लिवेबल नहीं होगा अगर ऐसे ही चीजें चलती रही। ये That is the 100 crux मीटर of it. अरावलीज, पानी नहीं है। बताओ, गुड़गांव ऑलरेडी 2013 से ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने गुड़गांव को ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर 2013 से, और हम 2025-26 में आ गए हैं अब। हाँ, अगर हम ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉय, हम 200% की एक्सट्रैक्शन रेट है गुड़गांव की, 200% की। तो मतलब आप बताओ कि अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, हमारे पास पानी नहीं बचा है यहाँ पे, और आप अरावलीज भी खत्म करना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेट्स आर इंश्योरिंग कि गुड़गांव के लोग जो गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या जो इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज आए हुए हैं, ये सब यहाँ से निकल जाए, मास एक्सोडस हो जाए। आई थिंक वो ब्यूरोक्रेट्स को वो विजन नहीं है। अभी सिर्फ पर्सनल गेन्स के और एकदम इमीडिएट गेन्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मतलब वी हैड सच अ अमेजिंग चांस टू मेक गुड़गांव वर्ल्ड क्लास रियली। नाउ वी हैव बाहर के फ्रेंच नेशनल्स आके हमारे मुंह पे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो सफाइयाँ कर रहे हैं रोड से उतर उतर के, और हम लोगों को शर्म आ रही है। मुझे तो शर्म आ रही है, प्रशासन को शर्म आ रही है कि फ्रेंच नेशनल्स सड़कों पे उतर के सफाइयाँ कर रहे हैं, AQI की बात कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। Correct. It's a very, very humiliating thing for us as citizens. So thank you so much, बलवान सर, आपके experiences सुनने के लिए। Thank you, और Kalpana. Thank thank you you so much. वैशाली for sharing your point of views as well. और जाते जाते मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि सेव अरावली एक ट्रेंड ही नहीं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बट अपने खुद के एग्जिस्टेंस को भी बचाने के लिए। तो इसके लिए हमें अपना सपोर्ट दें, #सेव अरावली ज़रूर शेयर करें, और इस एपिसोड को भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें फॉर मोर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।